चलिए स्टार्ट करते हैं अपन फिर। कैपिटल स्ट्रक्चर वाला टॉपिक चल रहा था लास्ट। उसमें कुछ सम्स मैंने आपको बोले थे ट्राई करने के लिए, वो किए। तो कुछ डाउट्स हैं उनमें, कुछ पूछना है किसी को? ये नहीं डाउट, ये नहीं। ठीक है, वो तो सॉल्व करना, फिर डाउट आएंगे तो आगे बता दूंगा। अब जो इस चैप्टर में रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो थोड़े मिसलिनियस टाइप के टॉपिक बचे हैं। कुछ कुछ मुझे भी रेफर करने हैं कि एग्जैक्टली क्या कंसेप्ट दे रखा है उन्होंने। तो मैं सोच रहा हूँ फिर आगे और उन टॉपिक्स में बढ़ने से पहले अपने क्रैकर के कुछ सम्स देख सकते हैं जो टॉपिक्स अपन ने कर लिए उसके बेसिस पे, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। मीनवाइल मुझे थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा। जैसे अप्रोच दिया हुआ है वो अपन ने पेंडिंग रखा है, बट यहाँ जिस तरीके से उन्होंने कंसेप्ट दिया है इससे बेटर चीज अवेलेबल हो सकती है। तो मेरे पास कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, एक बार उनमें से व्यू करूंगा तो और अच्छे से आपको भी एक्सप्लेन कर पाऊंगा। इसलिए मैं थोड़ा उसको अभी साइडलाइन कर रहा हूँ वैसा है। बाकी लिवरेज वाला टॉपिक है, उसके पहले के अपने एनआई अप्रोच है, वो मेन टॉपिक्स है इस चैप्टर के, वो हमने कवर किए। एक वर्किंग कैपिटल लिवरेज भी दे रखा है, मैं भी देख रहा था, उसके सम में भी मुझे कुछ इशू लग रहा है। तो इसलिए टॉपिक्स बचे हैं वो मिसलिनियस है। थियरी में ज्यादा नहीं बाकी है, बता देता हूँ थियरी में क्या बाकी है। मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, उसे रिलेट करानी है। आप पेज नंबर 608 पे एक बार देख लो मॉड्यूल में। उसमें ना इफेक्ट्स ऑफ लिवरेज दे रखा है, ऑपरेटिंग लिवरेज। लेवरेज का मतलब एक तो उसका मीनिंग है रिस्क या अनसर्टेनिटी। दूसरा, आपके पास जो फंड्स अवेलेबल है, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप उसका मैक्सिमम कितना यूटिलाइजेशन करके उसका कितना फायदा ले सकते हो। तो अपने अपने पास जो भी चीजें अवेलेबल होती है हम उनका कितना मैक्सिमम उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, सैचुरेट कर सकते हैं, दैट इज लिवरेज। तो आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, आपके पास जो डेट फंड्स अवेलेबल है, आपके पास जो स्टाफ अवेलेबल है, उसका आप कितना बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हो, जो स्पेस अवेलेबल है उसका कितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो जो भी रिसोर्सेज है उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन लेवल पे लेके जाना और उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा ले पाना फॉर बिजनेस पर्पस, उसको अपने बोलेंगे दैट इज टू लिवरेज योर रिसोर्सेज, वैसे बोलते हैं। अब यहाँ पे हम जब बात कर रहे थे ऑपरेटिंग लिवरेज की, तो ऑपरेटिंग लिवरेज में मैंने आपको बताया कि हम कंपैरिजन करते हैं कि अगर सेल्स में 1% इंक्रीज हुआ तो ईबीआईटी पे उसका क्या असर पड़ेगा। तो मैंने तब उस पॉइंट को समझाते टाइम आपको बोला भी था कि सेल अगर 1 रुपए से बढ़ता है तो ये पॉसिबल है कि आपका ईबीआईटी 1 रुपए से ज्यादा बढ़ रहा हो। ये किस पॉइंट पे हो सकता है, जब फिक्स कॉस्ट कवर हो चुकी है। तो ब्रेक इवन तक तो ये बात आएगी नहीं, लेकिन ब्रेक इवन के बाद क्योंकि फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट रिकवर हो चुका होगा, अब खाली वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है, तो अल्टीमेटली आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला सेल आ चुका है ना, तो उसमें आपको फायदा होगा। तो मैंने बोला भी था कि इसको पॉजिटिव ऑपरेटिंग लिवरेज बोलेंगे कि पॉजिटिव साइड पे जा रहा है, और अगर उल्टा हो रहा है तो नेगेटिव साइड पे जा रहा है। फाइनेंशियल लिवरेज में हमने क्या देखा कि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन ईबीआईटी एंड अर्निंग पर शेयर, कि अगर ईबीआईटी में 1% चेंज आता है तो शेयर होल्डर्स की अर्निंग में कितना परसेंट चेंज आता है, तो वो हमने रेफरेंस देखा, दैट इज फाइनेंशियल लिवरेज। अब उसी चीज को इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया 608 पे थियरी में कि ऑपरेटिंग लिवरेज का इफेक्ट क्या होता है। तो मैंने कंसेप्ट में पॉइंट कवर कर ही लिया था, थियरी के फॉर्म में इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा। देखो फर्स्ट पॉइंट उसमें देखा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये तो बात हो भी रही थी ना कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो हमने डिस्कस किया कि हाँ भाई ऐसा पॉसिबल है कि सेल्स में जितना चेंज हो उससे ज्यादा ईबीआईटी में चेंज आ जाए। तो अगर ज्यादा चेंज आ रहा है तो वो क्या रिजल्ट है, पॉजिटिव ऑपरेटिंग लिवरेज। इससे इन्वेस्टर को फायदा हो रहा होगा या नुकसान हो रहा होगा। अगर सेल 1% चेंज होता है और ईबीआईटी 1.25% चेंज होता है, मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो इतना आ रहा है, तो ये इन्वेस्टर का बेनिफिट बढ़ाता है या उसके लिए लॉस मेकिंग हो जाता है? बढ़ाता है, ठीक है। सेल बढ़ने से ईबीआईटी ज्यादा बढ़ रहा है, तो जितना ईबीआईटी बढ़ेगा उतना इन्वेस्टर को पैसा ज्यादा मिलेगा, तो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ जाता है। तो वही एनालिसिस यहाँ पे भी इन्होंने किया। तो ये पॉइंट अपन ने कंसेप्चुअली डिस्कस कर लिया, उसको आप पॉइंट वाइज पढ़ोगे तो रिलेट हो जाएगा। तो ये टॉपिक टिक करके रख सकते हो, पहले आप ट्राई कर लो वापस से। नहीं रिकॉल होगा तो मैं फिर से समझा दूंगा, मैंने एक बार तो डिस्कस करवाया हुआ है। उसके बाद जो टॉपिक दे रखा है ना, रिस्क एंड लिवरेज, वो एक्चुअली थियरी वाला पार्ट है। उसके पीछे जो इतना सारा सम और ये सब समझा रखा है ना, वो सिर्फ उस बात को
रिलेट कराने के लिए किया हुआ है कि लेवरेज और रिस्क का अपना एक कनेक्शन है, और वो बात मैंने आपको बोली भी थी, क्योंकि लेवरेज का मतलब क्या है, आप अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें डेट भी एक रिसोर्स है, और डेट के ऊपर आप फिक्स इंटरेस्ट पे करते हो। तो आप क्या सोचोगे, यार मैक्सिमम जितना डेट ले सकता हूँ मार्केट से ले लेता हूँ, उस डेट का जितना यूटिलाइजेशन करके उस पर जितना मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सकता हूँ उतना कर लेता हूँ। तो आपको नहीं लगता कि ये सारी ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ साथ रिस्क फैक्टर भी चल रहा है? आप बहुत पॉजिटिव हो अपने अप्रोच में, अरे हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, लेकिन रिस्क फैक्टर तो रहेगा। तो रिस्क और लेवरेज का जो एक रिलेशन है, उसको यहाँ पे समझाने की ट्राई की है विद सम नंबर्स, और अपन यहाँ पे इतने सम्स में बात देख चुके हैं। तो इसके ऊपर आप इतना डेप्थ में जाके वापस उसका एनालिसिस नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि हमने अभी तक जो भी चीजें पढ़ी है वो उस लेवल पे ही पढ़ी है। वैसा ये टॉपिक उतना नेसेसरी नहीं। बाकी आपको नंबर्स पढ़ने हैं तो आप सम पूरा उनका कैलकुलेशन देख लो, लास्ट में रिजल्ट वही आएगा कि हाँ भाई रिस्क का और लेवरेज का एक रिलेशन होता है। तो उसके साथ वो टॉपिक कंप्लीट है। तो इस चैप्टर में जो एक्सप्लेन करना बाकी है अपना, उसमें एक वो एमएम हाइपोथेसिस वाला जो कंसेप्ट है वो बाकी है, एक पेज 605 पे इनडिफरेंस पॉइंट वाला कंसेप्ट है वो बाकी है, वो भी एक छोटा सा पॉइंट है, और एक वर्किंग कैपिटल लिवरेज। ये तीन चीजें मुझे मेजरली आपको समझानी है नई वाली, बट ये मैं लास्ट के लिए रख रहा हूँ। उससे पहले अपने क्रैकर के सम्स देख लेते हैं, जितना अभी तक हमने सीखा है। लिवरेज वाले सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, तो उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं। अब आप लोग क्रैकर लाए हो आज या क्या सिचुएशन? ठीक है, कोई बात नहीं, भी है तो कोई इशू नहीं। मेरे पास है, मैं इसमें से आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ या फोटो प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, चल जाएगा। देखो ये क्वेश्चन शेयर किया मैंने आपको, प्रॉब्लम नंबर 3 है। ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और एनआई अप्रोच जो अपन देख रहे थे ना, उसके बेसिस पे है। क्वेश्चन एक बार रेफर करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर आगे भी देख लेते हैं। बोला दो कंपनीज है और दोनों सेम रिस्क क्लास को बिलोंग करती है, तो दोनों कंपनीज का बिजनेस रिस्क एक जैसा है, एंड आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स एक्सेप्ट दैट रुतामैक्स लिमिटेड यूजेस डेट फिनेंसिंग। जो दूसरी कंपनी बूटा मैक्स लिमिटेड डज नॉट ऑप्ट फॉर डेट फिनेंसिंग। तो ये हम देख चुके हैं, कभी डेट लेना है, इक्विटी लेना है, क्या करना है, हर कंपनी का अपना अलग अप्रोच है। तो बिजनेस रिस्क उनका सिमिलर है, लेकिन फिनेंसिंग के सोर्सेज वो लोग अलग अलग यूज कर रहे हैं। एक कंपनी डेट फिनेंस लेती है, एक नहीं लेती है, वैसा आर लिमिटेड और बी लिमिटेड बोल देते हैं। आर लिमिटेड हैज ₹25 लाख डिबेंचर्स कैरिंग कूपन रेट ऑफ 10%, तो इनका फिक्स 10% ब्याज जा रहा है, वो पता चल रहा है। बोथ कंपनीज अर्न 20% प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑन देयर टोटल असेट्स ऑफ ₹50 lakhs। तो ईबीआईटी कितना है वो दोनों कंपनीज का आपको यहाँ से पता चल जाएगा। 50 लाख पे 20% मतलब 10 लाख हो गया। अज्यूम परफेक्ट कैपिटल मार्केट एंड रैशनल इन्वेस्टर्स, चलो वो ठीक है। द कैपिटलाइजेशन रेट फॉर एन ऑल इक्विटी कंपनी इज 15%। ऑल इक्विटी कंपनी 15% कैपिटलाइजेशन का रेट, के ई। टैक्स रेट 30%। अब इस सिचुएशन में आपको ये बताना है कि दोनों कंपनीज की वैल्यूएशन क्या होगी अगर हम एनआई अप्रोच यूज करें और अगर हम नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच यूज करें। ये बोलो, कुछ ट्राई करना है आपको? ऐसे समझ अपन ने स्टार्टिंग में किए थे।
रिकॉल करना है तो रिकॉल करवा दो दोनों टॉपिक्स, मॉड्यूल में भी देख लो। एक बार थियरी रिकॉल कर लेते हैं फिर स्टार्ट करो, क्योंकि लेवरेज के पहले अपन ने सम्स किए थे ना। मॉड्यूल में है आपका पेज नंबर 581। चलो एक बार रिकॉल करवा देता हूँ फिर आप शुरू कर सकते हो। सबसे पहला जो अप्रोच देखा था नेट इनकम अप्रोच था। नेट इनकम अप्रोच में उन्होंने कुछ अजम्पशंस की बात की थी। अजम्पशन में बोला कॉस्ट ऑफ डेट इज ऑलवेज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये एक अजम्पशन पे हमने बात की। दूसरा, केडी और केई दोनों जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, ये क्लैरिफाई किया। क्योंकि रिस्क परसेप्शन इन्वेस्टर्स का सेम है, अगर आप डेट बढ़ाते हो तो इन्वेस्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनका केई इंक्रीज नहीं होता। और डेट कितना भी ले लो इंटरेस्ट रेट सेम रहता है, ये अजम्पशन पे चल रहे थे। टैक्सेस नहीं होते, अगर है तो क्वेश्चन में ठीक है, अदरवाइज टैक्सेस को इग्नोर करने को बोला था। तो आपको कंसेप्ट अगर इसमें याद आ रहा हो तो बात क्या हो रही थी कि अगर आप डेट का कंपोनेंट बढ़ाते हो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में तो होगा क्या, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। ये हमने देखा था, तो के ओ जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, के ई और के डी सेम रहता है, बट प्रोपोर्शनेट वेट जो है अगर डेट का बढ़ता है तो क्योंकि डेट इक्विटी से सस्ता है, तो जितना ज्यादा डेट आपके टोटल स्ट्रक्चर में दिखेगा उतना आपकी कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। ये अजम्पशन या ये कंसेप्ट पे अपन ने बात की थी। दूसरा जो पॉइंट है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच वाला, वो भी देख लो। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है वो इससे अलग जा रहा था। उन्होंने वहां पे क्लैरिफाई किया कि ये नेट इनकम अप्रोच का ऑपोजिट है। नेट इनकम अप्रोच का ऑपोजिट कैसे है, क्योंकि यार एक तरफ अगर आप डेट बढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का टेंशन भी तो बढ़ेगा। और वो चार्ट में आप देख सकते हो जो उन्होंने 586 पे दे रखा है। उन्होंने बोला कि जैसे ही आप के डी की बात करके सस्ता डेट लेने जाते हो तो सस्ता डेट लेने से ना आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता है। लेकिन यहाँ पे ना जो इन्वेस्टर्स है इक्विटी वाले, वो लोग उस चीज को कंसिडर करते हैं, बोले यार इतना डेट लिए जा रहे हैं, डेट लिए जा रहे हैं फालतू का, हमारा क्या रिस्क बढ़ जाएगा, हमें रिटर्न ज्यादा चाहिए। तो एक तरफ आप डेट कंपोनेंट बढ़ा के ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करते हो, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, वो जो के ई है वो बढ़ जाता है, और के ई इस चीज के बेनिफिट को ऑफसेट कर देता है। तो उसका नेट इम्पैक्ट क्या होता है पता है, आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कॉन्स्टेंट हो जाती है। ग्राफ में देख लो, जो के ओ वाली लाइन है वो स्ट्रेट जा रही है, वो इंक्रीज नहीं हो रही है, लेकिन के ई बढ़ रहा है। समझ आया ये पॉइंट? तो ये अप्रोच हमने देखा था और कैलकुलेशन में इसका इम्पैक्ट आपको दिख रहा था जो इलस्ट्रेशन हमने किए। अब इसी चीज को ध्यान में रख के हमें वो सम सॉल्व करना है, तो अब डेटा देख लेते हैं, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 3 पे आता है। चलो पहले अपन नेट इनकम अप्रोच के हिसाब से बात कर रहे हैं बताए हुए, तो आपको ध्यान में है वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते हैं, वैल्यू ऑफ डेट निकालते हैं, फिर टोटल ऐड करके वैल्यू ऑफ फर्म जब बन जाती है, तो हमने कुछ इस तरीके से सॉल्व किया था। वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो दो चीजों से बनती है, वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेट। देखो वैल्यू ऑफ डेट में तो कुछ है नहीं, वो तो जितना आपने डेट रेज किया वही अमाउंट आने वाला है। लेकिन वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए हमने वो कैपिटलाइजेशन वाले रेट का यूज किया था, जहाँ पे हम उसको डिवाइड कर रहे थे बाई के, ये वाला पॉइंट था। तो डेटा आपको उसी के फॉर्मेट में मिलेगा, समझ लो। मैंने आपको कंसेप्ट समझाया भी था कि आपने लगाया 2 लाख रुपए वो अलग चीज है, लेकिन जो प्रॉफिट आपने जनरेट किया वो अगर आपके कैपिटलाइजेशन के रेट के हिसाब से देखा जाए तो आपको रियल वैल्यू पता चलेगी इक्विटी की। जो पहला सम किया था ना उसमें ऐसा था, आपका जो प्रॉफिट था ना वो 50,000 था और आपका के था 12%। रिकॉल करा देता हूँ, इक्विटी में आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो सिर्फ 2 लाख रुपए था, पर इसको जब आपने डिवाइड करके गिना था तो वैल्यू आ रही थी कुछ 4,16,000 से, ऐसी कुछ वैल्यू आ रही थी। तो हमने ये बात की थी कि भाई 50,000 रुपीज आपने कमा लिया 2 लाख रुपए लगा के, तो एक्चुअली आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ना वो कितना है, 25% है। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन तो सिर्फ 12% की थी। तो 12% पे अगर 50,000 कमाया होता तो कितना पैसा लगाना पड़ता, भाई 4,16,000 समथिंग, और आपने लगाया कितना, सिर्फ 2 लाख। तो गुडविल में भी ये कैलकुलेशन होता है, ये डिफरेंस को आप गुडविल बोल सकते हो, बट यहाँ पे अपन वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। सो दिस इज वैल्यू ऑफ इक्विटी एज पर दिस डेटा, ऐसी बात अपन ने की थी। ये सेम अप्रोच यहाँ पे भी आपको दिख सकता है। अब स्टार्ट करते हैं, देखो नेट इनकम अप्रोच के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। दोनों कंपनीज के लिए अगर हम बात करें तो कैलकुलेशन अलग अलग जाएगा, क्योंकि एक में डेट है और एक में डेट नहीं है, वैसा है। देखते हैं
तो मैं भी साथ साथ में करवा देता हूँ आपको। पहले एनआई अप्रोच देखते हैं। हाँ, पर्टिकुलर्स, आर लिमिटेड और बी, दोनों की वैल्यूएशन निकालनी है। कैलकुलेशन स्टार्ट कहाँ से होगा? अर्निंग से स्टार्ट होगा, कमाई से। उसके लिए डेटा में क्या बोला? 50 लाख रुपए की आपकी टोटल एसेट्स है, उस पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितना है? 20%। तो ईबीआईटी मिल जाएगा इसमें से। 20% ऑफ 50 लैक्स, मतलब 10 लाख रुपए ईबीआईटी। दोनों कंपनीज का ईबीआईटी सेम रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अच्छा, अब आर लिमिटेड का डेट फिनेंस पे चलती है, बी लिमिटेड डेट फिनेंस पे नहीं चलती है। तो अपने कोई भी एक कंपनी का पहले सॉल्व कर सकते हैं, साथ में भी करें तो चलेगा। इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस होता है। आर लिमिटेड का इंटरेस्ट कॉस्ट कितना आएगा पता चले? डेट कितना लिया है इन्होंने? 25 लाख का डिबेंचर है ना, और कूपन रेट कितना है? 10%। तो इंटरेस्ट कॉस्ट कितना हो गया? 2.5 लाख। जो बचा, दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स, 7,50,000। अब इसमें से टैक्स का रेट माइनस कर दो, 30% कितना होगा? 2,25,000। रिमेनिंग कितना बचा? बोलो, ये आ गया। ये एग्जैक्टली क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज अवेलेबल फॉर इक्विटी। ठीक है, इसमें प्रेफरेंस वाला तो कोई पॉइंट नहीं। ठीक है, तो देखो इक्विटी के लिए जो पैसा बचा, प्रॉफिट, वो आ चुका है। अब हमें चाहिए वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे बाय कैपिटलाइजेशन रेट। यही बात हुई थी। ठीक है, कैपिटलाइजेशन का रेट है कितना? ऑल इक्विटी 15% बोला। कितना आ रहा है नंबर बताओ? ये कितनी वैल्यू आएगी? बाकी सबका आंसर आ रहा है? 35 लाख आ रहा है। अब ये आया वैल्यू ऑफ इक्विटी, हमें चाहिए वैल्यू ऑफ फर्म। तो फर्म की वैल्यू कैसे बनती है? डेट प्लस इक्विटी। इक्विटी तो आ गई 35 लाख। अब इसमें क्या प्लस करेंगे? डेट। तो यहाँ पे ऐड कर दो वैल्यू ऑफ डेट विच इज 25 लाख। ये प्लस करके आपको जो मिलेगा उसको बोलेंगे फर्म की वैल्यू। टोटल आ जाएगा 60 लैक्स। समझ आया? ऐसे कैलकुलेशन करना है, इसी टाइप के सम गिने। अब बी लिमिटेड वाला आप कंप्लीट करो, जो वैल्यू ऑफ फर्म बता दो। ओके, ठीक है, बाकी लोग भी कंप्लीट कर लो। आंसर तो सही है। बोलो, आया कैलकुलेशन समझ? इंटरेस्ट तो है ही नहीं ना, सीधा ईबीटी 10 लाख, टैक्स 30%, ये बचा 7 लाख। डिवाइड बाई कितना आ रहा है दी? डेट है ही नहीं। इजी हो गया ना?
देखो वैल्यू ऑफ आर लिमिटेड की ज्यादा है, क्योंकि डेट लिया हुआ है, डेट इक्विटी दोनों है, कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इक्विटी का मिक्स है, वैल्यूएशन ज्यादा हो रही है, नंबर्स पे डिपेंड करेगा और कुछ नहीं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट इस सम का। दूसरा उन्होंने बोला है नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है, एनओआई अप्रोच, उस हिसाब से भी कल मतलब कंसिडर करना पड़ेगा। एनओआई अप्रोच में हम लोग को इंटरेस्ट कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते हैं, ऐसा हो जाता है, उसके बिना गिनेंगे, ऑपरेटिंग इनकम को बेस बनाएंगे, या नेट इनकम को बेस बनाया मतलब आफ्टर इंटरेस्ट है, इस केस में ऑपरेटिंग इनकम को बेस बनाएंगे। कैलकुलेशन कैसे होगा वो समझ लेते हैं। यहाँ पे भी अगर दोनों की बात करें, आर लिमिटेड और पी लिमिटेड, नेट ऑपरेटिंग इनकम बोलिए ना, आएगी तो वही ईबीआईटी 10 लाख रुपए। लेकिन अगर आप ऑपरेटिंग पे बात कर रहे हो तो आप इंटरेस्ट कॉस्ट को कंसिडर नहीं करोगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, डायरेक्टली अपना जो टैक्स वाला अमाउंट है वही फिर लेस हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट तो माइनस करना नहीं है। वो देख लो, टैक्स 30% माइनस, बचा कितना, 7 लाख रुपीज आ जाएगा। और फिर वापस से वही कैपिटलाइजेशन रेट से डिवाइड करो 15%, ये नंबर्स दिख रहे हैं सेम। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब ये जो आपकी वैल्यू आई है, ये किस चीज की वैल्यू है, ये पूरी कंपनी की वैल्यू है, या फिर इक्विटी की वैल्यू है, या डेट की वैल्यू है, कैसे इसको कंसिडर करें। डेटा में रेट के लिए क्या बोला, कैपिटलाइजेशन रेट फॉर एन ऑल इक्विटी कंपनी। आइडियली इसमें अपने पास के ओ होना चाहिए था। कुछ अज्यूम किया है तो चेक कर लो। तो जो सम्स अपन करते हैं उसमें क्या, ईबीआईटी को डायरेक्ट के ओ से डिवाइड करते हैं, तो हमें एक वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाती है। थोड़ा इसको मॉडिफाई करने जैसा कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, एक सेकंड रुको, इनके डेटा में थोड़ा सा चीजें वेरीफाई कर लो। जो अपन कर रहे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट जा रहा है, तो कुछ अजम्पशंस लेने पड़ सकते हैं। जस्ट अ मिनट। कैपिटलाइजेशन का रेट फॉर एन ऑल इक्विटी कंपनी 15%। तो ऊपर हमने इसको के ई कंसिडर करके ही सॉल्व किया है, और यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए था आइडियली के ओ, मगर अजम्पशन बेस्ड चलना हो तो बात अलग हो जाती है। स्टिल एक बार देख लेते हैं। एक्चुअली तो अज्यूम ही किया है इन्होंने, बिकॉज डेटा में कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी उस तरीके से नहीं दिया, ओवरऑल कॉस्ट। मैं बता देता हूँ ऐसा अजम्पशन क्यों लिया है, बाकी की वैल्यू देख लेते हैं।
और डेटा बेटर दे सकते थे यार। अच्छा सम बनाते बनाते बिगाड़ दिया। नहीं 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 नहीं, वो मिस्टेक है, वो जो टाइपिंग एरर है। 30% टैक्स रेट आएगा, उन्होंने 0.5 लिख दिया। एक बार नेट ऑपरेटिंग इनकम के लिए ना डेटा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। नेट इनकम वाला अप्रोच से तो सही आ गया, उनका डेटा भी सही है, लेकिन ये वाला पार्ट में चीजें जैसी देनी चाहिए थी ना वैसी नहीं दी है। तो ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से एरर है, उनका डेटा उस तरीके से फ्रेम नहीं है। अपने नेट ऑपरेटिंग इनकम वाला पार्ट अभी इसमें नहीं करते, क्योंकि अभी इनकी सिस्टम करेक्ट करने के चक्कर में ना अपना सारा कंसेप्ट कंफ्यूजन में चला जाएगा। आगे और समझ में कैसे किया उससे एक बार क्लैरिटी आ जाएगी। आइडियली इनको यहाँ पे ना वो के ओ वाला पार्ट देना चाहिए था, जो अपन ने गिना था। अपना फॉर्मेट जो इसमें सिंपल था कि भाई नेट ऑपरेटिंग इनकम जो भी है, उसके बाद ये जो अमाउंट आया उसको अपने के ओ से डिवाइड करते हैं, आइडियली ये होता है। उसके बाद जो आता है वो था वैल्यू ऑफ फॉर्म, डायरेक्ट मिल जाता है। फिर उसमें से हमको अगर इक्विटी चाहिए तो वैल्यू ऑफ डेट हम माइनस कर देते हैं, तो उससे मिल जाती है वैल्यू ऑफ इक्विटी। वो कैलकुलेशन होता है। इन्होंने इसको गोल गोल घुमा दिया। इन्होंने किया क्या, ये 15% को पिछले पॉइंट में उन्होंने के ई की तरह यूज कर लिया, और इसी 15% को यहाँ के ओ की तरह यूज कर रहे हैं। आइडियली कर भी सकते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ओवरऑल ऑल इक्विटी कंपनी हो तो दिस इज द कैपिटलाइजेशन रेट। तो यूज करने को अपने इसको के ओ की तरह भी यूज कर ही सकते हैं, बट इससे बेटर है कि एक अलग रेट दे दिया होता तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता। बट अगर एग्जाम में ऐसा आ गया और अलग रेट नहीं दिया है, तो कोई चॉइस नहीं है, फिर अपने को यही यूज करना पड़ेगा। 15% को, इस 15% को यहाँ पे के ई माना, और इसी 15% को यहाँ पे के ओ माना। तो वहां से वो सम थोड़ा सा बिगड़ गया, फिर वो कंफ्यूजन लगने लग जाता है। अभी तो के ही बोल रहे थे, अभी के ओ बोल दिया, बट डेटा नहीं है तो क्या करोगे। तो आपके ऑप्शन यही बचा। इसका दूसरा भी तरीका था एक्चुअली। अपने पास डेट है, इक्विटी है, वेट्स है, हम चाहे तो के ओ निकाल भी सकते थे। एक वो भी तो पॉइंट था। तो ये जो अजम्पशन नहीं है ना 15%, वही सही नहीं लगा कि जब इसको यहाँ पे के ई माना है तो इसको यहाँ पे के ओ नहीं मानना चाहिए था। हम चाहते तो के ओ निकाल सकते थे, बट वो अल्टरनेटिव करने के बदले इन्होंने कुछ अलग ही कर दिया, जबकि वो सही नहीं दिख रहा है वैसा। तो अभी ना एक अप्रोच जो अपना एकदम करेक्ट जा रहा है वहां तक उसको रखो। ये वाला पार्ट मैं के वो निकाल के एक बार कैलकुलेट करके देख लूंगा कि वो कैसे वर्क करेगा, तो अपने इस सॉल्यूशन को चेंज कर लेंगे, ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे वैसा। क्योंकि मेथड यूनिवर्सल होना चाहिए। सम के हिसाब से मेथड चेंज करने गए तो एग्जाम में हो चुका, तो बोले इस सम में ऐसा होता है बस ऐसे याद रख लो, वो काम नहीं होगा। अपने इसको ना मॉडिफाई कर देंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें के वो पहले कैलकुलेट होना चाहिए था। मेरे पास डेट है, मेरे पास इक्विटी है, मेरे पास केडी का रेट है, मेरे पास के ई का रेट है, तो के ओ निकाला जा सकता था। के ओ निकाल के फिर यहाँ डिवाइड करते हैं ना, तो वैल्यू ऑफ फॉर्म आ जाती। उसमें से डेट का 25 लाख माइनस कर देते, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाती। वो तरीका सही होता, ये तरीका इनका सही नहीं, तो अपने इसको जाने देते हैं। करेक्शन करना है तो हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं करते। सिर्फ एनआई वाला अप्रोच जो है ये वाला, इतना आप कंप्लीट रखो, ये पार्ट अभी मत सॉल्व करो, वो मेथड छोड़ दो वैसे। चलो आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे सम्स में क्या दे रखा है वो देखें। मिक्स सम्स दे रखे हैं, तो जो टॉपिक अपना हुआ है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। जो टॉपिक वो एक बाकी रखा है इन डिफरेंस वाला, 3-4 सम उसी में दिख रहे हैं। दैट मीन्स वो टॉपिक रिपीटेडली पूछा हुआ है, सॉल्व तो अपने करेंगे, उसका इशू नहीं। एक्चुअली क्रैकर का मैंने क्या आपको मैसेज में लिखा नहीं था ना, इसीलिए ठीक है, कोई नहीं, तो आज तो क्वेश्चन देख के सॉल्व हो जाएगा इसमें से। चलो एक सम और दे रहा हूँ आपको।
लिवरेज वाला वो देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन शेयर किया एक बार, लिवरेज वाला पॉइंट है। डेटा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ABC Limited has an average selling price of rupees 10 per unit. Variable unit cost are rupees 7 and fixed cost amounts to rupees 1,70,000. It finances all its assets by equity funds. Okay. 30% tax. PQR Limited is identical company except in respect of the pattern of financing. The latter finances its assets 50% by equity and 50% by debt. The interest on which amounts to rupees 20,000. Determine the degree of operating, financial, and combined leverages at rupees 7 lakh sales for both the companies and interpret the results. बोलो पता चला? आपको लेवरेज कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अब जो डेटा दे रखा है ना, उस हिसाब से हमें पूरा कैश फ्लो देख लेना चाहिए। तो कैसे काम करेगा? चलो, अगर दोनों कंपनी के लिए कैलकुलेशन साथ में भी करना है तो आराम से कर सकते हैं। अब जैसी डिटेल्स दे रखी है, शुरुआत में सेल प्राइस से करनी है, सेल वैल्यू से करनी है। टोटल सेल अज्यूम करने के लिए बोला 7 लाख दोनों केस में से। वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या डिटेल्स दी? 7 रुपीज पर यूनिट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता चली? हाँ, कैसे आएगा? देखो 7 लाख का सेल दिया, 10 रुपए का एक यूनिट, तो नंबर ऑफ यूनिट्स पता चल जाएगी 70,000। फिर अब 70,000 यूनिट्स है और एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट 7 है, फिर से मल्टीप्लाई करो आगे, 4,90,000। यहाँ पे भी सेम 4,90,000। यहाँ आपको मिल गया कॉन्ट्रीब्यूशन 2,10,000। इसके बाद नेक्स्ट होता है फिक्स कॉस्ट। दोनों केस में फिक्स कॉस्ट कितना? 1,70,000। दिस इज EBIT। यहाँ से तो चीजें सेम ही जाने वाली है। यहाँ से चेंजेस आएंगे। EBIT के बाद इंटरेस्ट कॉस्ट लेस होता है। और ABC लिमिटेड में उन्होंने क्या बोला था? ऑल इक्विटी, लेकिन PQR में 50% डेट है और इंटरेस्ट का अमाउंट आपको गिन के दे दिया है, 20,000 रुपए। यहाँ इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा, यहाँ पे नहीं। ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका टैक्सेशन माइनस हो जाएगा, इसका रेट ये होता है 30%। 12,000, यहाँ पे 6,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 28,000, 14,000। ये हो गया। तो PAT आ चुका है, पूरा एक कैश फ्लो ही गिन दिया अपन ने। अब बचा क्या? लेवरेज कैलकुलेट करना, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज। ठीक। अब डेटा आपके सामने है, लेवरेज देख सकते हैं, उसको तो शायद ही नहीं जरूरत पड़े।
ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए फॉर्मूला क्या बोल रहा था? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआई। फाइनेंशियल लेवरेज के लिए ईबीआई अपॉन ईबीटी। कंबाइंड लेवरेज के लिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ये आपके फॉर्मूला। अब दोनों का अपने केस में आपको कैलकुलेशन करें इस हिसाब से। तीनों चीजें फाइंड कर सकते हैं। सॉल्व करो, वैल्यू चेक करो। बोलो पता चला? कुछ पूछना उसमें, कुछ क्वेरी? और जो लिवरेज वाले क्वेश्चन जिन्होंने बाकी दिए हैं पास्ट एग्जाम ये क्रैकर में, वो सिमिलर फॉर्मेट पे है, उसमें कुछ नए या हिडन पॉइंट्स नहीं। इवन क्रैकर में भी जो आगे की भी सम्स है उसमें वही बचा है जो मैंने 2-3 टॉपिक मॉड्यूल पे से पेंडिंग रखे हैं। तो आज मैं आपको इसके सम्स जितने भी आपसे घर पे सॉल्व हो सकते हैं वो भेज देता हूँ, मैसेज कर दूंगा ग्रुप में। आप लोग सॉल्व करके उसको कंप्लीट करो तो उसमें से डाउट्स रह जाएंगे। और जो बचे हुए सम्स हैं वो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंसेप्ट के साथ साथ समझा दूंगा, तो कंप्लीट होता रहेगा। तो अगले 1 या 2 सेशन में अपने मैक्सिमम चैप्टर पूरा क्रैकर के साथ पैकअप कर सकते हो। पर घर से सम्स करके आने पड़ेंगे, तो नहीं करके आओगे तो मतलब नहीं है। और सेम टाइप के फिर यहाँ करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, चैप्टर्स अपने और भी बहुत सारे बाकी है। तो बेटर है कि वो आप घर पे कंप्लीट करो वैसे, ठीक है? तो अभी फिर इतना ही रखते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन सेम टाइप के मैं भेज देता हूँ, वो सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं।